गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आप सबके लिए लेकर आया हूँ 19 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ एंड द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का रिगार्डिंग फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट एट रुद्रागिरी हिल रॉक। सो हिल रॉक में एक यहाँ पे रॉक आर्ट को देखा गया है। नाउ मैं अगर रुद्रागिरी की बात करूं, सो ये जो रुद्रागिरी है ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। फीचर्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। सो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम में जो रॉक पेंटिंग्स हुए थे उनके बारे में जिक्र किया गया है फ्रॉम द मीसोलिथिक पीरियड, ठीक है, एंड आर्ट वर्क फ्रॉम द काकतीय डायनासिटी। सो काकतीय डायनेस्टी के यहाँ पे जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसको लेकर, प्लस जितने भी मीसोलिथिक पीरियड के जितने भी टाइम पर आर्ट थे उनको लेकर यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और ये 1300 एडी की बात है। नाउ मैं अगर इस साइट की बात करूं, सो साइट में यहाँ पे 5 नेचुरली फॉर्म्ड रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं जो कि सर्व करते हैं एज अ लिविंग क्वार्टर्स ड्यूरिंग द मीसोलिथिक एरा, ठीक है। और अगर इस एरा की बात की जाए सो ये 5000 BC का एरा है। जो मीसोलिथिक एरा है वो 5000 BC की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रॉक आर्ट में है क्या क्या दर्शाया गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, जो रॉक आर्ट है जो कि काकतीय डायनेस्टी के समय से देखा जा रहा है, उस आर्ट में देखा गया है बैटल बिटवीन वानर सेना, वानर ब्रदर्स एंड सुग्रीव विथ लॉर्ड राम शूटिंग एरोज एट वली, ठीक है। और दूसरे केव में देखा गया है एक ग्रैंड स्केच है, वहां पे 2 केव हैं, एक केव में ये देखा गया है, दूसरे केव में श्री हनुमान जी की वहां पे पेंटिंग को भी देखा गया है जिन्होंने अपने हाथ में संजीवनी पहाड़ को अपने हाथों में लिया हुआ है। तो यहाँ पे बजरंग बली जी की भी यहाँ पे फोटो को दिखाया गया है। नाउ दिस सिंबलाइजेस हिज मिशन टू सेव लक्ष्मण's लाइफ। सो यहाँ पे जो राम जी के जो भाई हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी, उनकी लाइफ को सेव करने के लिए कैसे यहाँ पे बजरंग बली ने जो संजीवनी पहाड़ था वो लेकर आए थे, ठीक है। सो यहाँ पे इसका भी जिक्र किया गया है। सो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एंशियंट इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है, विच इज योर जनरल स्टडीज 1 GS 1 की बात की जा रही है, ठीक है। सो आप लोग के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रॉक आर्ट एट रुद्रागिरी डिपिक्ट्स टू व्हाट, सो इट डिपिक्ट्स टू इंडियन एंशियंट इंडिया, ठीक है, एंड इट सिंबलाइजेस द हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब जब काकतीय डायनेस्टी न्यूज में है, सो काकतीय डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। काकतीयास जो थे वो आंध्र प्रदेश में स्थित थे और इनको आंध्र डायनेस्टी भी कहा जाता है, जो कि फ्लरिश हुए थे इन द 12th सेंचुरी, ठीक है, CE में। काकतीय की बात की जाए सो काकतीय जो थे वो रूल करते थे वारंगल से, ठीक है, यहाँ पे वारंगल से वो लोग रूल करते थे, ठीक है, जो कि आज का तेलंगाना है। फ्रॉम 1083 to 1323 CE, ठीक है। और जो काकतीयास थे इन लोगों को जाना जाता था इनके कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क टैंक्स के द्वारा।
सो यहाँ पे टैंक्स का कंस्ट्रक्शन होता था। टैंक्स वो नहीं जो आज वॉर में यूज होते हैं, यहाँ पे टैंक्स वाटर टैंक्स की बात की जा रही है। जो वाटर टैंक्स थे उस समय, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो काकतीया से वो बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, फॉर इरिगेशन पर्पस। सो अगर इरिगेशन की बात की जाए, सो हम क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी फ्लरिश हुआ था। आप लोग ये देखिए कि हम लोग करंट अफेयर से कितनी चीजों को लिंक कर पा रहे हैं। सो इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि काकतीया डायनेस्टी में एग्रीकल्चर भी फ्लरिश किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन की बात की जा रही है। अब जहां पे इरिगेशन होगा वहां पे जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर की भी बात की जाएगी। एंड ड्रिंकिंग वाटर देयरबाय गिव अ बूस्ट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, सो काकतीया का मेन क्या था रोल? मेन इनका फंक्शन ये था टू बिल्ड द वाटर टैंक्स। जब वो लोग टैंक्स को बनाते थे वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता था। इरिगेशन ये सिंबलाइज करता है कि वहां पे एग्रीकल्चर भी था। ठीक है, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डज एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द काकतीयास, सो यस इट डिड फ्लरिश। ठीक है, आगे देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा उसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल टाइम वाउचर सिस्टम। सो ये इंडियन इकोनॉमी जनरल स्टडीज 3 में आ जाएगा। ठीक है, GS3 इंडियन इकोनॉमी। देखते हैं टॉपिक क्या है। सो यहाँ पे वाउचर्स की बात की जा रही है। ये एक ऐसा डिजिटल वाउचर सिस्टम है जो कि स्पेसिफिक टाइम में एक एलोकेट करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको टेलीकास्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये एक तरह का ऐसा डिजिटल टाइम वाउचर है जो कि परमिट करता है और एलोकेट करता है एक स्पेसिफिक टाइम, ताकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए या टेलीकास्ट करने के लिए कैंपेन को प्लेटफॉर्म दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम के बीच में वो पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टीज कर सकती है। ठीक है, क्लियर? ये जो सिस्टम है ये स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस एंड इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल कलेक्शन। जो घर घर जाके जो वोट मांगने की प्रक्रिया है वो चीज ये खत्म कर देती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डिजिटल टाइम वाउचर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। सो अब घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के ही लोग अपने कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इट इज एक्सेसिबल and convenient as well for political parties participating in election campaigns। ठीक है, सो अब घर बैठ के ही पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन को बढ़ावा दे सकती हैं और वोट ले सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो मूव दिया है, सो ये जो स्टेप है ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू
leverage technology for a smoother transition in electoral process. So यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे वोट को गैदर कर सकते हैं, उसके मूव के लिए यहाँ पे ECI ने बात की है। और ये जो डिजिटल टाइम वाउचर स्कीम है, ये स्कीम एम करती है किसके लिए? टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कैंपेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन की बात की जा रही है विथ टाइम बेस्ड एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी इंक्लूड की जाएंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आए कि सिर्फ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की बात की जा रही है तो नहीं, यहाँ पे नेशनल एज वेल एज स्टेट दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। एडिशनल टाइम बेस्ड ऑन देयर पोल परफॉर्मेंस। अगर इंडिया की बात की जाए सो ये जो रूल्स हैं रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेस टू गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज दूरदर्शन and All India Radio are governed by the Election Commission of India and प्रसार भारती एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब जाहिर सी बात है कोई पॉलिटिकल पार्टी है भाई, वो अपना कैंपेन कर रही है, ठीक है। सो जो कैंपेन कर रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे कर रही है, वो रेगुलेट कौन करेगा? वो रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल रेगुलेट सच प्लेटफॉर्म्स वेयर पॉलिटिकल पार्टीज विल कम एंड डू देयर कैंपेन्स। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन रुपी ट्रेड। सो यहां पे कुछ कुछ टर्म्स हैं जैसे कि FIRC, ठीक है। फिर यहां पे एक और टर्म है जैसे कि EBRC। सो इन दोनों टर्म्स को हम लोग देखेंगे कि टर्म्स हैं क्या। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपका GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देखते हैं अब गाइस, ये जो एम है, इस एम के चलते ये चीज एड्रेस किया जाएगा, द चैलेंज फेस्ड बाय द एक्सपोर्टर्स इन द रुपी बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉर फॉरेन ट्रेड। अभी तक हम जो ट्रेड करते आ रहे हैं वो हम इंडियन रुपी में कर रहे हैं, पता होगा, ठीक है। पर जो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है ड्यूरिंग द ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। अब वो चैलेंजेस क्या हैं, आइए देखते हैं। मैं अगर बात करूं इन चैलेंजेस की, सो इन चैलेंजेस को पढ़ने से पहले हमें ये दोनों टॉपिक करने चाहिए, विच इज FIRC एंड EBRC, ठीक है। मैं अगर FIRC की बात करूं, सो FIRC का मतलब होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया में कोई एक्सपोर्टर है, वो बैठा हुआ है, ठीक है, वो अपना एक्सपोर्ट किसी कंट्री X में करता है, कंट्री X में, ठीक है। अब यहां से जो उसको फायदा होगा वो जाएगा एक्सपोर्टर को, ठीक है। सो ये जो फायदा है ना, इसको बोलते हैं फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। क्लियर? नाउ अब ये जो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट है, ये अराइज करता है कब? जब एक व्हेन द
certificate from one bank is not being sent to another, which hampers the generation of electronic bank realization certificate. और ये क्रिएट करता है एक प्रॉब्लम एक्सपोर्टर्स के लिए एज EBRC सर्वर प्रूफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब यहां पे जो कंट्री एक्स है इसने तो पेमेंट अपनी कर दी भाई, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं FIRC। नाउ अब जो प्रूफ है, जैसे कि हम लोग पेटीएम पे यहाँ पे करते हैं ना, सो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे EBRC तरह काम करता है। इट्स जस्ट अ प्रूफ कि हाँ हमने फलाना इंसान को पेमेंट कर दी है, ठीक है, इट हैज बीन अप्रूव्ड नाउ। सो EBRC क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर देयर एक्सपोर्ट्स एंड मेक देम एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब जो भी कंट्री एक्स है इसने FIRC के तहत एक एक्सपोर्टर को यहाँ पे रुपये में ट्रेड किया और उसको फायदा करवाया, और उसका जो प्रूफ था वो EBRC में उसने शो यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और शो करने के बाद जो भी बेनिफिट्स होंगे वो एक्सपोर्टर को मिल जाएंगे अंडर दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर? सो ये था अबाउट FIRC। FIRC क्या है? वंस अगेन ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कि दिया जाता है किसी भी एक्सपोर्टर को उसके दिए हुए एक्सपोर्ट्स के फायदे के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कई बार क्या होता है यहां पे, अगर मैं चैलेंज की बात मैं करूं, सो चैलेंज यहां पे क्या है कि कई बार जो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट है ये कहां से आता है? ये मैं नहीं देता हूं, ये कोई बैंक देता है। बैंक कौन सा होता है? ये वही बैंक होता है जो कंट्री एक्स में स्थित है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कोई कंट्री एक्स में कोई बैंक है, वो FIRC को कभी कभी यहाँ पे इशू नहीं करता है, या फिर कुछ यहाँ पे रीजंस होते हैं जिसके वजह से ये इशू नहीं हो पाता। नाउ ये इशू अगर नहीं होगा सो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। सो इसी चीज को दूर करने के लिए यहाँ पे RBI ने एक ट्रेड यहाँ पे लाया है, जो कि हम देखते हैं आगे क्या है वो चीज, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि EBRC क्या होता है और FIRC क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट? EBRC क्या है? सो EBRC एक डिजिटल सर्टिफिकेट है। इट इज नॉट अ फिजिकल सर्टिफिकेट बट इट्स अ डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि यूज होता है एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेसेस के लिए, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि कोई भी बैंक जो कि कंट्री एक्स में स्थित है वो इशू करता है EBRC को टू कंफर्म दैट द बायर और द एक्सपोर्टर मेड अ पेमेंट टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट द एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि कंट्री ए है, ठीक है, कंट्री ए है, उसमें किसी भी एक्सपोर्टर ने अपना सामान बेचा, बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ वो कंट्री ए ने एक्सपोर्टर को दे दिया। अब ये दिया तो इसका प्रूफ कहां पे रहेगा? प्रूफ रहेगा EBRC में। और EBRC कौन इशू करता है? ये करता है बैंक। कौन सा बैंक? वो बैंक जहां पे कि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है किसी और देश में, ठीक है। नाउ द EBRC is a proof of realization of payment against the exports, ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। सो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, FIRC, EBRC, ठीक है, ये सब पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं।
स्टील स्लैग रोड्स। स्टील स्लैग रोड्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सो स्टील स्लैग रोड्स क्या होते हैं, दे आर द बाई प्रोडक्ट। अच्छा पहले तो ये आपका जीएस 3 में आ जाएगा, जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो स्टील स्लैग कुछ नहीं है, ये बस एक बाई प्रोडक्ट है स्टील मेकिंग प्रोसेस का। जब स्टील बनती है तो स्टील स्लैग उसमें से एज अ बाई प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। और इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ मोल्टन स्टील फ्रॉम इम्प्योरिटीज। मतलब कि जब स्टील जब गर्म होता है, जब अपने वो मोल्टन स्टेट में होता है, तो उसमें से जब इम्प्योरिटी बाहर आ जाती है तो क्या बचता है, इट गेट्स अ स्टील स्लैग एज अ रिमेनिंग, ठीक है। और जब मोल्टन स्टील इम्प्योरिटी से जब अलग हो जाती है इन स्टील मेकिंग फर्नेस, तब जाके ये स्टील स्लैग बनता है। और ये वही स्टील स्लैग है जिसको यूज करके रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इनको यूज करके रोड्स बनाए जाते हैं। क्लियर? स्टील स्लैग रोड्स आर द रोड्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टील स्लैग. Instead of discarding this waste material, it is processed and used as an aggregate or as a product in the road making construction process. This steel slag is mixed, और ये जो steel slag है इसको mix किया जाता है with other materials and technologies to create a durable and sustainable road surface. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी रोड को बनाने के लिए यहाँ पे स्टील स्लैग का यूज होता है, और स्टील स्लैग का यूज होने के बाद यहाँ पे उसको दूसरे किसी और मटेरियल से इंक्लूड करके यहाँ पे फाइनल रोड को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है टॉपिक आपका, नोट कीजिएगा पहले। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका बेनिफिट क्या है। देखिए यहां पे हम लोगों ने एक चीज को अचीव किया, विच इज रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। हमने यहाँ पे जो 3R है, हमने 3R को अचीव कर लिया। कैसे? जो स्टील स्लैग है, हम स्टील स्लैग को एज अ रोड कंपोनेंट, एज अ कंपोनेंट इन रोड मेकिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे चीजों को रिड्यूस कर रहे हैं, हम लोग उसको रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इसका बेनिफिट है दैट इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ। यहाँ पे वेस्ट क्या है? स्लैग, और वेल्थ क्या है? रोड। सो यहाँ पे 3R का यूज करने के बाद हम लोग स्लैग को रोड बनाने में यूज कर रहे हैं। क्लियर? नाउ दिस इनिशिएट द एड्रेसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय वेस्ट स्टील स्लैग। ठीक है, अगर बात करूं इंडिया की, सो इंडिया का जो टेरेन सिस्टम है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल मैप है, ठीक है, वहां के लिए स्टील स्लैग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत ये क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इंडियन रोड्स के लिए स्टील स्लैग बहुत अच्छा है, ठीक है। इट ऑफर्स कॉस्ट सेविंग अप टू 30%, ठीक है। सो वेस्ट टू वेल्थ में यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग है उसको भी देखा गया है, एंड इट इज 3 times द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रेडिशनल रोड्स। सो जो आम रोड्स होती हैं जिनमें कोल प्लस टार का यूज किया जाता है, वहीं पे अगर स्टील स्लैग का यूज किया जाए, स्टील स्लैग, सो यहां पे ये अप टू 30% ये ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू दी
कन्वेंशनल रोड्स, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, सो सूरत में, अरुणाचल प्रदेश में और नेशनल हाईवे NH 66 में, इन तीनों जगहों पर स्टील स्लैग रोड का यूज किया गया है और इसकी मदद से रोड का कंस्ट्रक्शन भी किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। एक और में आ जाएगा विच इज भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। सो अगर कोई आंसर राइटिंग में इंटरेस्टेड है, सो ये टॉपिक भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर भी आ सकता है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स यहां से देखे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज DPT3 वैक्सीन। सो DPT3 वैक्सीन क्या है देखते हैं। DPT3 वैक्सीन इज नथिंग बट डाइफ्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। सो इन तीनों को बोलते हैं DPT3 वैक्सीन। और न्यूज में क्यों है? पहली बात तो ये आपका GS पेपर 3 में आ जाएगा, GS 3 साइंस एंड टेक, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को कहा गया है कि इंडियाज कवरेज रेट फॉर DPT3 वैक्सीन हैज इंक्रीज्ड अप टू 93%. So more than 90% we have achieved this initiative. तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हाई मोर्टालिटी रेट, ठीक है। और द रीजन ऑल्सो विटनेस्ड improvements in the coverage of measles vaccine which rose to 92% in 2022 from 86% in 2021. अगर क्वेश्चन आए कि मीजल वैक्सीन का कवरेज क्या बढ़ा है या घटा है, सो एज पर दी 2022 डेटा इट हैज बीन इंक्रीज टू 86%. क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अब जो DTP वैक्सीन है कैन प्रिवेंट डाइफ्थीरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस। और डाइफ्थीरिया एंड पर्टुसिस की बात किया जाए अगर, सो ये पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड होता है बाय द कॉन्टैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेटनस की बात करूं, सो टेटनस एंटर्स द बॉडी थ्रू कट्स और वुंड्स। आप लोग को याद होगा बचपन में हम और आप जब छोटे थे, सो जब भी कहीं भी हमको चोट लगती थी, सो पापा मम्मी हमेशा क्या करते थे कि बेटा जाके टेटनस ले लो। टेटनस क्यों? क्योंकि टेटनस जो होता है वो जंग से बहुत ज़्यादा फैलता है, पहली बात तो। सो कभी भी अगर जो रस्ट वाली चीज़ें हैं जो कि आयरन या फिर स्टील में लगी होती हैं, अगर उसके कारणवश अगर शरीर में कहीं भी कट लग जाए, सो उसके बाद विद इन 24 आवर्स
टेटनस लेना होता है। ठीक है, टेटनस एक यहाँ पे डिजीज का नाम है। ठीक है, और टेटनस यहाँ पे दिया जाता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, नाउ अगर डायफ्थेरिया की बात की जाए, सो इट कैन लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हार्ट फेलियर, पैरालिसिस और डेथ। ठीक है, टेटनस की बात की जाए, सो यहाँ पे पेनफुल स्टिफनिंग होता है ऑफ मसल्स। जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड हो जाते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी टेटनस का इंजेक्शन लगता है, सो जहाँ पे लगता है उस रीजन पे वहाँ पे अच्छे से मालिश की जाती है, ताकि वहाँ पे एक जगह वो चीज़ एक्यूमुलेट ना हो जाए। ठीक है, उसको पूरे ब्लड में जाना चाहिए, तभी उसको एक तरह से रब किया जाता है, यही रीज़न है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मसल स्टिफ होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, नाउ टेटनस कैन लेड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कि अनेबल टू ओपन द माउथ और हैविंग ट्रबल इन स्वॉलोइंग। ठीक है, अगर पर्टुसिस की बात की जाए, पर्टुसिस की, सो इसको वूपिंग कफ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वूपिंग कफ। और ये कैन कॉज अनकंट्रोलेबल वायलेंट कफिंग दैट मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। एक्सेसिव खांसी होती है इसमें। ठीक है, सो डीटीपी वैक्सीन का जो इंक्रीज है वो ये देखा गया है कि इंडिया में मोर्टालिटी रेट को इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे पूरे इंडिया में डीटीपी वैक्सीन्स को इंक्रीज किया गया है, और इसकी वैक्सीन्स हर एक बच्चे तक जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अ सिकार्डा स्पीशी। सिकार्डा, यहाँ पे सिकार्डा की बात हो रही है, ये आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, साइंस एंड टेक। ठीक है, सो सिकार्डा यहाँ पे एक कीड़ा है, सो इंसेक्ट की बात की जा रही है। सो ये एक स्पीशी है जो कि डिस्क्राइब की जाती है इन मलेशिया इन सिंस 1850। ठीक है, और द एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट्स इन एंटोमोलॉजी हैज corrected this long standing error in taxonomic identification, distinguishing Purana चिवेदा फ्रॉम मलेशियन स्पीशीज। सो पहले क्या था, पहले ये चीज मिस्टेक की गई थी कि जो पुराना तिगरिना है, जो कि स्पीशी है, इसको कहा गया था कि ये मलेशियन स्पीशी है। ठीक है, बट इस चीज को यहाँ पे अब सही किया गया है और कहा गया है कि नहीं, जो पुराना शिवेदा है ये एक मलेशियन स्पीशी है। ठीक है, और जो टीम है, जो एंटोलॉजी की टीम है, उन्होंने नोटिस किया डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल जेनेटलिया एंड द ओपिकुलम लीडिंग टू द रिक्लासिफिकेशन। सो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में दैट पुराना तिगरीना इज लिंक्ड टू मलेशियन स्पीशी, सो नो। अब से क्या है, न्यू रिसर्च के बाद कहा गया है कि जो पुराना शिवेदा है ये एक मलेशियन स्पीशी है, ना कि पुराना तिगरिदा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये सब क्या है, जो पुराना तिगरीना है और आपका जो पुराना शिवेदा है, ये क्या है, ये सब एक सिकार्डा की स्पीशीज है। सिकार्डा एक तरह का कीड़ा होता है। इट्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट विच लिव्स इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। ठीक है, पेड़ का जो होता है ना ट्रंक मोटा सा, उसमें वो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट इज नेक्स्ट है गैम्बूसिया। अब गैम्बूसिया क्या है देखते हैं। गैम्बूसिया एक फिश का नाम है, मछली है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो ये एक तरह की फिशी है। ठीक है, यहाँ पे फिश की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज किया कि 10 मिलियन गैम्बूसिया फिश, ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैम्बूसिया को कहते हैं मॉस्किटो फिश, क्लियर, into the state's water bodies to combat mosquito borne diseases like malaria and dengue. So जितने भी कछुआ छाप हैं, ठीक है, उनका ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव है कि नदी में गैम्बूसिया को छोड़ दो और जितने भी मच्छर हैं उनको सब खा जाएगा। ठीक है, तो कितना ये मतलब अच्छी चीज़ है। ठीक है, सो एक तरह की ये फिश है जो कि यूज होती है एज अ बायोलॉजिकल एजेंट टू कंट्रोल द मॉस्किटो लार्वे एंड हैज बीन अ पार्ट ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल स्ट्रैटेजीज इन इंडिया सिंस 1928। ठीक है, सो ये आज से नहीं बल्कि 1928 से ये चीज चली आ रही है और गैम्बूसिया को तब से यूज किया जा रहा है टू to kill the mosquitoes and to combat the mosquito borne diseases like malaria and dengue। ठीक है, अगर इस फिश की बात की जाए गाइस, सो इस फिश के बारे में अगर मैं कहूं, सो दे आर नोन फॉर देयर हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी। ये बहुत जल्दी ये ब्रीड करती हैं, बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई भी करती हैं। ठीक है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तभी तो जितने भी मस्किटोज हैं उनको ये खाने में हेल्प करते हैं और एनवायरनमेंट में जो मस्किटोज हैं उनकी क्वांटिटीज को कम करते हैं। ठीक है, एंड अडेप्टेबिलिटी एज वेल, इट अलाउज देम टू सर्वाइव इन डाइवर्स एनवायरनमेंट। ठीक है, सो गैम्बूसिया को एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में देखा गया है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग गैम्बूसिया को मार्केट में लेने के लिए मत जाना। ठीक है, आप लोग यूज़ करते हैं गुनेट वगैरह, सो लेट्स यूज़ द गुनेट ओनली। ठीक है, सो ठीक है, ये था अबाउट गैम्बूसिया विच इज़ अ मॉस्किटो फिश एंड इट ईट्स द मॉस्किटोज। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विच इज द क्विज ऑफ द डे। सो क्विज ऑफ द डे, सो देखते हैं क्विज में आज टॉपिक्स क्या क्या हैं हमारे लिए। सो विच ऑफ द कंट्री इज द होस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो किस कंट्री ने अभी अभी रिसेंटली आसियान कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था विच बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन? सो इट इज आवर भारत, इंडिया। ठीक है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 एक्सरसाइज? ऐसा कौन सा देश है जिसने ये एक्सरसाइज को किया था ऑर्गेनाइज? सो ये है सेशल्स। सेशल्स कहां पे है? सेशल्स, जैसे कि अगर मैं मैप ड्रॉ करूं इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, यहां पे अफ्रीका हो गया। ठीक है, सो सेशल्स कुछ यहां पे है इस तरफ को। ठीक है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, क्लियर? सो सेशल्स इज अ कंट्री विच हैज ऑर्गेनाइज्ड द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने अप्रूव किया है 26 राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? सबको पता है राफेल इज लिंक्ड टू व्हाट? इज लिंक्ड टू फ्रांस। और अभी अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की विजिट पे गए थे। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे अपना प्रदर्शन दिया और एक तरह से इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है, जो हमारी वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको और एनहांस किया है। ठीक है, सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 26 मेरीन राफेल को इंक्लूड करने की बात की है फ्रॉम फ्रांस। अगर मैं राफेल की बात करूं, सो राफेल डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है और ये कहां पे है? ये फ्रांस में है। दिस इज इन फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution has developed the book titled healthy recipes for defense? ऐसी कौन सी संस्था है जिसने एक बुक लिखी है upon the title which is healthy recipes for defense? So this is Food Safety Security Authority of India, option number D. Clear? आगे देखते हैं। Karst Plateau which was seen in the news is located in which state or union territory? So this is Maharashtra. ठीक है, कास्ट प्लेट्यू कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको 19 जुलाई के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं सो प्लीज गिव अ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। हम लोग फिर मिलेंगे कल अपनी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।